ड्रामा सीरियल नफरत दूसरी किस्त। नरमीन ने एकदम मौजू बदल दिया। वो अक्सर इशरत के इरादों से डर जाती थी। वही पुरानी बकवास, दुपट्टा सर पर लो, मुझे आप कहो, फुला फुला। तो तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? दिमाग तो नहीं खराब मेरा? मैं क्यों किसी की बात मानने लगी? वो किसी नहीं, तुम्हारा इशरत ने तेजी से उसकी बात काट दी। मैं ये सुन सुनकर बोर हो चुकी हूं। 20 साल पहले की गई किसी अहमकाना मंगनी को मैं नहीं मानती। ये इन मर्दों का फैसला था जो खुद को दूसरों की जिंदगी का खुदा समझते हैं, जबकि मैं सिर्फ एक खुदा को जानती हूं। खुले दरवाजे से अम्मी कपड़े लिए दाखिल हुई। समझाओ समझाओ, इस बदबख्त को कुछ, अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगी। अगर आगा जान और फिरोज भाई इस बकवास को सुन लें तो अब हम सबको धक्के मारकर घर से ही निकाल देंगे। इशरत तेजी से खड़ी हुई। ऐसे कैसे निकाल देंगे? ये घर इनके बाप का है क्या? इस घर में अब्बू का भी आधा हिस्सा है। वो जोर से चिल्ला उठी। सादिया बेगम और नरमीन दोनों शॉक थे। आहिस्ता बोलो कमबख्त। सादिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दिया। वो बेड पर जा गिरी। नरमीन भी खड़ी हुई। खुदा का खौफ करो इशरत, क्यों हम सबको बेइज्जत करवाना चाहती हो तुम? वो बेड पर पड़े गुस्से से खौल रही थी। अच्छा अम्मी, अब आप जाएं, मैं इसे समझा दूंगी। तुम्हारी बर्थडे पर आना मुझे महंगा पड़ गया। मत पूछो क्या क्या तमाशे हुए यहां। अगले दिन वो लॉन में टहलते हुए कॉल पर बात कर रही थी और साथ अपने नाखून भी चबा रही थी। मुझे पता नहीं था तुम्हारी फैमिली वाले इस तरह के हैं, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी आने के लिए इतना फोर्स ना करती। जोया कुछ शर्मिंदगी से कह रही थी। नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं है जोया, दिमाग खराब है इन सबका, और इन्हें लगता है कि अगर औरत घर से बाहर निकली तो इनकी इज्जत ही लूट गई जैसे। ये माशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहे। वो टहलते टहलते घास पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। जो भी हो, लेकिन तुम्हें भी इसी घर के इन्हीं रूल्स के साथ जिंदगी गुजारनी है। सिकंदर भी इसी सोच का मालिक है। उसका तो नाम ही ना लो मेरे सामने, और यह भी ना सोचना कि मैं इस घर की जाहिलाना रोज के साथ समझौता कर लूंगी। मर जाऊंगी लेकिन इस छोटी सोच के इंसान से कभी शादी ना करूंगी। सिकंदर का नाम सुनकर वो अक्सर खौल जाती थी। चल ठीक है, बाद में बात करती हूं। अभी केक बनाने के लिए ओवन में रखा है, कहीं जल ना जाए। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। कॉल कट होने के बाद वो वहीं बैठी रही। घर में लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी थी, इसलिए वो छुपा कर इस्तेमाल करती थी। अभी तक वो इतनी मजबूत नहीं थी कि एकदम सबसे बगावत कर सके। अनम चाय के 2 कप लॉन में ले आई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो उसकी कजन थी, फिरोज ताया की बेटी और सिकंदर की बहन। अपनी मां और भाई बाप के बरक्स वो मिजाजन काफी सुलझी हुई और खुश अखलाक थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? ठीक हूं। चाय पियोगी? हां, लेकिन तुम पहले से ही 2 कप लाई हो, तो तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? मैंने किचन से ही देख लिया था, अनम ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी कब हो रही है तुम्हारी? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, नरमीन आप भी कोई डेट बता तो रही थी, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा। अनम कपों में चाय बनाने लगी। सच पूछो इशरत, तो मुझे खुद को भी डेट अच्छे से मालूम नहीं। अनम कुछ अफसुर्दगी से बोली। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम होगा अनम कि लड़का कौन है। अनम चाय का सिप लेते लेते रुक गई और शर्मिंदगी से पहलू बदलने लगी। आखिर कब तक ऐसे नजरें चुराती रहोगी यार? कभी ना कभी तो तुम्हें जिंदगी का सामना करना ही होगा। क्या तुम सच में ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगी जिसे तुम जानती तक भी नहीं, ना तुमने उसे देखा है? और कर भी क्या सकती हूं मैं? तुम कम से कम इस जालिमाना फेल के खिलाफ एहतजाज तो कर सकती हो। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं इशरत। वो अभी आगे भी कुछ कहने ही वाली थी
कि पीछे से आती उज़मा ताई को देखकर रुक गई। ताई शायद उनकी बातें सुन चुकी थी, इसलिए पास आते ही उस पर बरस पड़ी। ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम अनम को? अनम घबराकर खड़ी हुई, जबकि उसके चेहरे पर डर और घबराहट जैसे कोई असर न थे। मैं क्यों पट्टियां पढ़ाऊंगी ताई? जो सच है वही तो कह रही हूं। न तेरी बड़ी मेहरबानी तू सच ना बोला कर और मेरी बेटी से दूर रहा कर। ताई ने उसके सामने मसनूई हाथ जोड़ते हुए उस गुस्से से कहा, आप लोग क्यों इसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं? इस बेचारी ने तो लड़के को भी नहीं देखा। इस बेचारी ने तो लड़के को देखा तक भी नहीं। वो कब रखकर सीधे होकर बैठ गई। इस घर में शादियां ऐसी ही होती हैं, इस पर कोई अनोखी कयामत नहीं टूट रही। मेरी भी शादी ऐसी हुई थी, तेरी मां की भी ऐसी हुई थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ताई। अब दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इस घर के असूल कभी नहीं बदलेंगे। अनम, तुम चलो मेरे साथ अंदर, और जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए इससे 20 फीट दूर रहना। और तुम, आज करती हूं मैं सादिया भाभी से बात। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अम्मी से उसकी शिकायत की जाए। ऐसी सैकड़ों शिकायतें रोज होती रहती थीं उसकी। रात को 10 बजे वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी जब वो अचानक किचन में आ गया था। वैसे वो उस घर का मर्द था जो किचन में कदम रखना भी तौहीन समझते थे, लेकिन पता नहीं उस वक्त कैसे आ गया। क्या कर रही हो तुम? चाय बना रही हूं, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। इतनी रात को क्यों जाग रही हो तुम? जाकर सो जाओ, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। इस घर में लड़कियों का देर रात तक जागना भी जुर्म था। क्या यह भी तुम्हारे आगा साहब का हुक्म है? नहीं, यह मेरा हुक्म है। अगर यह आगा साहब का हुक्म है तो मैं नहीं मानूंगी, और अगर तुम्हारा हुक्म है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। वो मुस्कुराते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, और वो हस्बे तवक्का गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे गुस्सा जल्दी आता था। बकवास बंद करो, जब कह दिया जाकर सो जाओ तो बहस क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं सो जाऊं। तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? वो चिल्ला उठी। फिर से तुम आप बोला करो मुझे। वो गुस्से से ठंडी सांस लेकर रह गई। मैं जा रहा हूं, 2 मिनट बाद तुम कमरे में दफा हो जाना। वो किचन के दरवाजे पर गया और अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। तुम्हारा दुपट्टा कहां है? मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज्यादा शौक है तो खुद पहन लो। चाय का कप ट्रे में रखती इसके जाने से पहले वो किचन के दरवाजे से बाहर चली गई। सिकंदर ने गुस्से से अपनी हथेली दरवाजे पर मारी। वो आगा जान और ताया के सामने दुपट्टा लेती थी, लेकिन उसे इतनी अहमियत नहीं देती थी और ना ही उससे डरती थी जैसा वो चाहता था कि वो उससे डरे, उसकी हर बात पर सर झुकाए, जी हां कहे। लेकिन वो ऐसा कैसे करती? एक तो वो दोनों बचपन से एक ही घर में बड़े हुए, और ऊपर से बचपन की मंगनी ने भी उसके दिल में सिकंदर के लिए नफरत ही पैदा की थी। खानदान में बरसों से चली आ रही रस्म व रिवाज का वो भी शिकार हो गई। उसे बचपन से ही सिकंदर आगाजान की तहकमिया अंदाज से नफरत हो चुकी थी। आखिर समझकर वो दूसरों की जिंदगी का फैसला करते हैं और सोचते हैं पूरा घर उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सिकंदर ने बचपन में भी इसके साथ यही किया। यही रोब, यही हुक्मनामा, फुला के साथ ना खेलो, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो। उसे उन असूलों और उन बंदिशों से चिढ़ थी, और आज इतने बरस बाद उसकी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सिकंदर के लिए नफरत की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी टूट नहीं सकती थी। वक्त बदल गया, कई बरस बीत गए, लेकिन सिकंदर और आगा जान के रवैये में उसने रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी। उनकी जो हुक्म चलाने वाली आदतें वो बचपन से देखती आ रही थी, वो अब भी वैसी ही थी। कभी कभी उसे लगता सिकंदर आगा जान का दूसरा रूप लेकर पैदा हुआ है, और वो ऐसे किसी इंसान के साथ जिंदगी तो दूर लम्हे भी नहीं गुजार सकती थी। यह सुबह का वक्त था। घर के सारे मर्द उस वक्त जमीनों की तरफ या पंचायत की तरफ निकल जाते।
सिकंदर या तो दोस्तों की तरफ निकल जाता या गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता और रात को वापस आ जाता। आगाजान पंचायत के सरबरा थे और अक्सर गांव वाले उन्हीं से अपने घरेलू मामलात हल करवाते थे। यानी जो तावीज लिख के देता था उम्र दराजी के, वो आमिल खुद बेचारा जवानी में ही मर गया। आगाजान का अपना घर जिन मसाइल का शिकार था, उनके अपने घर की औरतें आजादी के लिए तरस रही थीं और वो गांव जाकर उन घरेलू मसाइल को हल किया करते थे। वो कई बरस पहले ही शहर में शिफ्ट हो गए थे। उनका घर मेन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत जैसा था। शायद ही ऐसी इमारत आसपास किसी और की हो, लेकिन शहर में रिहाइश पजीर होने के बावजूद भी आगा जान की सोच न बदली और वो शहर में भी वही गांव वाले कानून लागू करने की कोशिश करते रहे। सिकंदर के अलावा फिरोज ताया और उनका बड़ा बेटा दिलावर फिरोज के ख्यालात भी आगा जान से मुख्तलिफ न थे, लेकिन वो आगा जान की तरह हद से ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं थे। उनके बरक्स सिकंदर हूबहू आगा जान की कॉपी था और सिकंदर से नफरत की सबसे बड़ी वजह यही थी। वो किचन में आई जहां अम्मी और सोबिया भाभी नाश्ता बना रही थी। अम्मी उसे भी किचन में काम करने के लिए फोर्स करती रहती थी, लेकिन वो किचन में कम ही जाती थी। किचन का सारा काम अम्मी, सोबिया भाभी या फिर नरमीन संभालती थी। घर में कोई मुलाजिम ना था, घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। पहले तो अनम भी किचन में हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब जब से उसकी शादी की डेट फिक्स हुई तो ताई ने उसे किचन में आने से ही मना कर दिया। ताई खुद भी किचन में कम आती थी, अगर आती भी तो बस हुक्म चलाने। उस घर का एक भयानक उसूल और भी था, जब तक घर के सारे मर्द खाना ना खा लें तब तक सारी औरतें भूखी रहेंगी। ऐसा कहां होता है आज के जमाने में। लेकिन बाकी रस्मों की तरह वो इस रस्म को भी फजूल और अहमकाना समझती थी। उसे जब भी भूख लगती वो किचन में या अपने कमरे में जाकर खाना खा लेती थी। कहीं जा रही हो तुम? सोबिया भाभी ने उसे गौर से देखा। शायद उसकी तैयारी से ही उन्होंने यही अंदाजा लगाया था। अम्मी ने भी करेले काटते हुए नजर उठा के उसे देखा। हाँ, वो मैं जरा बाहर जा रही हूं। उसने नजरें चुराते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। कहां जा रही हो? अब की बार अम्मी ने सवाल किया और उनके लहजे में तशवीश के साथ साथ गुस्सा भी था। जोया की तरफ जा रही हूं भाई, और कहां जा रही हूं? बोतल वापस रखकर वो जाने के लिए मुड़ी। घर के मर्दों के आने से पहले लौट आना कमबख्त। वो ठंडी सांस लेकर बाहर आई। जाने वो दिन कब आएगा जब उसे घर से बाहर जाते हुए अम्मी की ये लाइन नहीं सुनने को मिलेगी। जब तक वो सही सलामत घर वापस ना आ जाती, अम्मी तब तक घर में बैठकर दुआएं कर रही होती कि घर का कोई मर्द ना वापस आ जाए। ताई के अलावा कोई ऐसा ना था जो उसकी चुगली करती, लेकिन ताई का इलाज भी उसने ढूंढा हुआ था। कई बार ताई खुद भी झूठ बोल बोलकर इधर उधर हुई थी, तो वो उनकी उसी कमजोरी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करती रहती थी। यानी अब मेरे बाहर जाने के बारे में किसी को ना बताओ, मैं आपके बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगी। यह सौदा काफी अरसे से जारी था। वो घर से बाहर आई। सामने पोर्च में खड़ी दो नई गाड़ियों पर उसकी नजर पड़ी। इस घर में इस्तेमाल के अलावा और भी दो गाड़ियां इजाफी थीं, लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। आगाजान औरतों की ड्राइविंग के भी सख्त मुखालिफ थे, इसलिए उन्हें जब भी बाहर जाना होता तो वो रिक्शा या टैक्सी इस्तेमाल करती। वो कुछ और आगे गई तो उसे सामने से आती अनम दिखाई दी, जो दरवाजे के पास ही से अंदर की तरफ बड़ी तेजी से आ रही थी। अचानक अनम की नजर उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई, शायद डर से कांप भी रही थी। और वो गौर से अनम को देखने लगी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ अनम, तुम ठीक तो हो ना? उसने तशवीश लेकर अनम से पूछा।
और अनम ने लरसते हुए सर इस्बात में हिलाया और तकरीबन भागते हुए घर के अंदर की तरफ चली गई। और वो वहीं खड़ी सोच में गुम पड़ गई कि अचानक अनम को हुआ क्या है। फिर वो यही सोचती हुई बाहर आई कि जोया से मिलकर जब वापस आऊंगी तो अनम से पूछगछ करूंगी। वो रक्षा करके जोया की तरफ रवाना हो गई। आज उससे जोया से खास मीटिंग करनी थी। उसने 2 हफ्ते पहले एक प्राइवेट ट्यूशन में कंप्यूटर सीखने के लिए अप्लाई किया था और आज सुबह से ही जोया ने उसे बताया कि उसे एडमिशन मिल गया है और 2 हफ्ते तक वो क्लासेस लेने आ सकती है। उसी हवाले से मजीद बातें करने वो जोया की तरफ जा रही थी। जोया अपने घर में नहीं थी। उसने उसे एक ढाबानुमा होटल पर बुलाया था जो बिल्कुल सड़क किनारे था। तुम एक बार फिर से सोच लो इशरत, मुझे नहीं लगता तुम्हारे आगा जान या सिकंदर तुम्हें इस चीज की इजाजत देंगे। जोया उसे 3 बार पहले दोहराई हुई बात फिर से बता रही थी। डरो मत, कुछ नहीं होता। आगा जान को मैं राजी कर लूंगी और सिकंदर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। जोया ने चाय का ऑर्डर दिया। 2 मिनट बाद चाय आई और वो दोनों चाय पीने लगी। यहां आकर भी उसे बार बार अनम का ख्याल आ रहा था। उसकी घबराई हुई शक्ल उसके सामने आ रही थी। तो तुम कब बात करोगी? अभी नहीं यार, अभी तो अनम की शादी है। उससे निमटकर तसल्ली से बात करूंगी, वो चाय का आखिरी सिप लेते हुए बोली। कुछ पता चला लड़का कौन है? उसने बेजारी से कप टेबल पर रख दिया। कहां? अभी तक तो किसी ने लड़के को देखा तक नहीं। किसी ने भी नहीं देखा? जोया हैरान हुई। किसी से मुराद घर की लड़कियों ने, बाकी सब तो देख चुके हैं। अनम ने देखा है? नहीं, उस बेचारी ने भी कहां देखा। वो शादी से पहले लड़का देखेगी तो आगा जान की नाक नहीं कट जाएगी, उसने गुस्से से कहा। वैसे एक सच कहूं तो तुम्हारे आगा जान कर तो ज्यादती रहें, आजकल ऐसा कहां होता है। शायद ही कुछ ऐसे देहात हों, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जोया अभी तक चाय पी रही थी। छोड़ो, खामखा मेरा दिल न जलाओ तुम। और ये बताओ वो कंप्यूटर। बोलते बोलते अचानक जैसे उसकी सर पर छत गिर गई हो। वो दूर से नजर आने पर भी उसे अच्छी तरह से पहचान रही थी। वो सिकंदर था जो उसे देख चुका था और अब उसकी तरफ गुस्से से आ रहा था। जोया ने कुछ सेकंड्स के बाद उसे देखा और वो भी उसकी तरह शॉक थी। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अचानक वहां देखकर वो काफी सदमे में आई थी। तुम यहां क्या कर रही हो? वो उसके सर पर पहुंचकर जोर से दहाड़ा। वो दोनों घबराकर खड़ी हो गईं। मैं वो हैरत के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। इससे पहले वो कोई जवाब सोचती, सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ढाबे नुमा होटल से बाहर ले आया। लोगों को देखने के लिए मुफ्त का तमाशा मिल गया था। सिकंदर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धक्का दिया तो वो अंदर जा गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? वो ड्राइविंग करते हुए धाड़ रहा था। मैं अम्मी को बता कर आई हूं, उसने मुद्दम मगर सर्द लहजे में कहा। वो काफी हद तक संभल चुकी थी। लेकिन मुझे तो नहीं बताया। इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी नहीं था और आइंदा इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटने की जुर्रत ना करना। मैं तुम्हें कत्ल करने का भी इख्तियार रखता हूं और मैं ये करूंगा भी। जिस दिन मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो गुस्से में लाल हो चुका था और ड्राइविंग करते हुए चीख रहा था। तुम्हारी यही सहेली तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है, आजादी, पसंद की शादी, बराबरी वगैरह वगैरह। जी नहीं, इतना शोर तो मैं खुद भी रखती हूं। तुम्हारी तरह नहीं हो अमेरिका से जाकर जाहिलियत की डिग्री लेकर आ गए। शट अप, एक लफ्ज भी आगे मत बोलना, नहीं तो गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। तो फेंक दो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी भी सर नहीं झुकाऊंगी। वो अब शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। यह तो वक्त बताएगा
बस कुछ और दिन इंतजार कर लो, फिर तुम्हारा सर, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मेरे सामने ही झुकी होंगी। तब सारे हिसाब बराबर करूंगा मैं। वो घर पहुंच चुके थे। सिकंदर ने तेजी से उतरकर उसका दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा और उसे गुस्से से खींचता हुआ अंदर ले जाने लगा। वो मजामत कर रही थी, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। सामने नरमीन और सोबिया भाभी भी खड़ी थी। सीढ़ियों पर ताई भी आ गई। क्या हुआ सिकंदर, क्या कर दिया अब इसने? उसने ताई को भी मुकम्मल नजरअंदाज किया और उसे उसकी मां के पास ले आया और जोर से धक्का दिया कि वो बेड पर जाकर मुंह के बल गिरी। ताई, नरमीन और सोबिया सभी कमरे में जमा हो गई। संभाले अपनी बेटी को, आइंदा अगर ये मुझे घर के बाहर नजर आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसने गुस्से से सादिया बेगम से कहा और बाहर निकल गया। खुदा का खौफ करो सादिया, संभाल कर रखो बेटी को, हाथ से निकलती जा रही है ये। उज़्मा ताई भी अम्मा को सुनाकर चली गई। अम्मी ने भी उसे 2-4 थप्पड़ लगाए थे कि वो वैसे ही औंधे मुंह पड़ी रही। जाने क्यों उसे रोना आ रहा था अपनी बेबसी पर और लोगों की बेहिसी पर। काश वो इतने मजबूर ना होते या आगा जान के रहमो करम पर ना होते। 1 घंटे तक वो वैसे ही औंधी पड़ी ससकती रही। कमरे में कोई ना आया और उस 1 घंटे में सिकंदर से नफरत का लेवल हाई हो चुका था। फिर जाने उसे क्या ख्याल आया कि वो तेजी से उठी और आंसुओं को रगड़कर कमरे से बाहर निकल आई और सिकंदर के कमरे में पहुंच गई। वो सुकून से बेड पर पांव फैलाकर लैपटॉप देख रहा था और यूं तेजी से दरवाजा खुलते और उसे कमरे में देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसे नहीं याद कि वो कभी उसके कमरे में आई भी हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशफहमी से बाहर निकलो सिकंदर फिरोज, वो उसके पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी। मैं या तो मर जाऊंगी या फिर बगावत कर जाऊंगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये 2 जुमले बोलने वो यहां आई थी और बोलकर उसे तेजी से बाहर निकली। सामने से ताई आती दिखाई दी। उनके हाथ में कोई खाने की डिश थी। सिकंदर अभी तक उसके कमरे में आने और कहे गए जुमलों पर गुमसुम सा होकर बैठा हुआ था। तुम यहां क्या करने आई हो? उन्होंने बरहमी से पूछा। अपने बेटे से पूछ लें, वो 2 टोक अंदाज में बोलकर बाहर निकल गई। देखा तूने मुझे, ये इसीलिए मुझे जहर लगती है, तभी कहते हो इस मनहूस से शादी ना कर। ताई गुस्से से सिकंदर के पास आई। एक बार शादी हो जाने दे अम्मी, फिर देखता हूं ये कैसे नहीं सुधरती। वो किसी सोच में गुमसुम बोला। क्या इससे शादी करना जरूरी है? इससे बढ़कर एक से एक लड़की है तुम्हारे लिए। ये मेरी जिद है अम्मी, देखता हूं ये कैसे नहीं करती मुझसे शादी। दिल का भड़ास निकालकर वो छत पर ठंडी हवा लेने चली आई और 2 घंटे तक वहीं बैठी सोचों में घूम रही। दिल की जलन काफी हद तक कम हो चुकी थी और अब वो बहुत पुरसकून थी। उसे नहीं मालूम उसके बाहर जाने और होटल में जोया से मिलने वाली खबर आगा जान तक कैसे पहुंची, लेकिन जब सोबिया भाभी से छत पर बुलाने आई कि आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं, तब उसे सच में घबराहट हुई। उसे यकीन था यह खबर आगा जान तक पहुंचाने वाला सिर्फ सिकंदर ही था, जो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। सिकंदर के लिए उसके दिल में नफरत का मजीद इजाफा हुआ। आगा जान हॉल में अकेले नहीं थे, पूरी फैमिली वहां खड़ी थी और वो भी सुकून से एक साइड पर संजीदगी से खड़ा था। उसने नफरत भरी नजर से सिकंदर को देखा। आगा जान ने कोई बात बोलने से पहले उसे एक थप्पड़ मारा। यकीनन सिकंदर उन्हें 2 घंटे तक काफी आग बगूला कर चुके थे। यह कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो उन्होंने उसे मारा था। तुम क्या समझती हो हम बेवकूफ हैं? तुम घर से बाहर चली जाओगी और हमें खबर भी नहीं होगी। उनकी गरजदार आवाज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। वह कई बार भी घर से अकेली बाहर जा चुकी थी और आज पकड़े जाने पर घर के मर्द खुद को होशियार समझ रहे थे। यह क्या हरकत है इशरत? जब तुम जानती हो इस घर से बाहर कोई लड़की अकेली नहीं जा सकती, तो फिर तुम क्यों गई? फिरोज ताया भी गुस्से में नजर आ रहे थे। उसने नजर उठाकर फिरोज ताया को देखा। आगा जान मजीद सुलग गए। ऐसे घूर के क्या देख रही हो? नजरें नीची करके खड़ी रहो।
आगा जान उसकी उठती हुई नजरों से आग बगोला हो गए। माफ कर दें आगा जान, आइंदा नहीं जाएगी। सादिया रोते हुए आगे आ गई। तुम चुप करो, पहले ही यह सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। बेहतर यही होगा कि तुम और तुम्हारी बेटियां हमारी बात समझ जाओ, नहीं तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से निकल जाओ। आगाजान हतमी फैसला सुनाकर वहां से किसी तूफान की तरह चले गए। वो काफी देर तक सिकंदर को घूरती रही, वो भी उसे गुस्से से देखता रहा। फिर नरमीन उसे कमरे में ले आई जहां वो उसे बड़ी देर तक समझाती रही। आज तुम्हारी वजह से आगाजान ने अम्मी को घर से निकलने का कहा है। शर्म करो, तुम हम सबको उस घर से निकलवा कर ही दम लोगी। उसने गुस्से से नरमीन का हाथ झटक दिया। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो हमें घर से बाहर? इस घर में अब्बू का भी आधा हिस्सा है और उन्होंने आधे हिस्से के लिए बाकायदा पैसे दिए थे। अब्बू अब नहीं रहे और अब तुम्हारी इस बात की कोई अहमियत नहीं है इशरत। बेहतर यही कि तुम पूरे खानदान में हम सबको जलील ना करो। मैं इन पर केस करूंगी कोर्ट में, फिर देखती हूं कैसे नहीं देते हिस्सा। नरमीन मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? ये क्या है, मकाना बात कर रही हो? तुम बस देख लेना मैं करती क्या हूं। वो एक खतरनाक इरादे से बोली। नरमीन को यकीन नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। घर में शादी का माहौल था। अनम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। दूर दराज की कुछ औरतों की आमद भी शुरू हो चुकी थी। खानदान के मर्दों को घर से अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इनके लिए गेस्ट हाउस में अलहदा इंतजाम था। इस हालिया सीन से बाहर निकली तो उसे अनम का ख्याल आया। जाने वो इस दिन इतनी घबराई भी क्यों थी, और यही बात जानने के लिए उसे मिलने जा रही थी। लेकिन मिलने से पहले उसने तस्दीक करना जरूरी समझा। ताई घर में ना हो, उनकी मौजूदगी में ना तो वो उससे बात कर सकती थी और ना ही वो उससे बात करने देती। अनम के कमरे में जाने से पहले वो किचन में आई। सोबिया भाभी दूध उबाल रही थी। तुमने ताई को कहीं देखा है भाभी? वो घर पर नहीं है, कुछ खरीदारी करने गई हैं। उसने सुकून का सांस लिया और बाहर आई। कुछ बूढ़ी औरतें सोफे पर नजर आईं। शायद वो उनके गांव की थीं, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान रही थी। उनको सलाम करते वो सीधा अनम के पास आई। उस वक्त वो उदासी से शक्ल बनाए बाजुओं में सर दिए बैठी थी। अनम, तुम ठीक हो ना?